बात कर लेते हैं बिहार की, जहां दरभंगा में आज वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या के बाद धड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अभी तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिला कि आखिर यह हत्या किसने की और क्यों की। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, लेकिन ना तो कोई पकड़ा गया है और ना ही किसी का नाम अब तक सामने आया है। तो आपको ये जानकारी दे दें, दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। बेरहमी से हत्या हुई है उनकी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ये वारदात मुकेश सहनी के पैतृक घर में हुई। बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। घर में उनका क्षत विक्षत शव मिला। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चोरी के इरादे से हमलावर घर में घुसे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी तक ये सिर्फ शुरुआती जांच के आधार पर एक अनुमान भर है। असल वजह क्या है, इसे पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो लगातार मामले की जांच में जुटी है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद से एक बार फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में सियासत गर्मा गई है कि आखिर ये हत्या किसने की, इसके पीछे की वजह क्या थी। ये तमाम फिलहाल एक सवाल बने हुए हैं। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी मुकेश सहनी के गांव पहुंचे हैं और मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम, जिन्होंने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि शाम तक पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाएगा। पुलिस चोरी के अलावा दूसरे एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो मिथिला रेंज के डीआईजी बाबूराम का ये बड़ा दावा। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीआईजी बाबूराम जी को स्पॉट पे आना पड़ा। स्पॉट पे आकर के काफी गहन उन्होंने जांच की। उनके साथ में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी साहब भी हैं। डीआईजी साहब ने काफी जांच करने के बाद अंदर में क्या क्या निष्कर्ष निकला, डीआईजी साहब से बात करते हैं हम लोग। सर, ये बताइए कि क्या क्या निष्कर्ष निकला और किन बिंदुओं पे आपने कार्य हुई है? कि यहाँ पर एफएसएल की टीम भी आई हुई है, वो जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है और तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ सुबह से पहुँच के जाँच कर रहे हैं। हम लोगों ने भी देखा है, एक छोटी छोटी जानकारी को हम लोगों ने देखा है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को। घर की एक जो अलमीरा टाइप है लकड़ी की छोटी सी, वो बाहर खिड़की हुई मिली थी, जिसमें कागजात रखे हुए हैं। इसके अलावा एक 3 खाली गिलास मिले हैं टेबल पर और कुछ जानकारियाँ हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली हैं। हम मामले के उद्भेदन के काफ़ी नज़दीक हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक मामले का उद्भेदन हो जाएगा। सर, क्या लगता है मामला जो प्रथम दृष्टया जो आपने देखा है उसमें चोरी का था या फिर कोई दुश्मनी थी या क्या, किस तरह का मामला आपको लगा? जिस तरह से विभत्स तरीके से उनको मारा गया, काम किया गया, जो पीछे सामान फेंका मिला है, उससे ऐसा लगता है कि ये चोरी का भी मामला हो सकता है। लेकिन हम लोगों को जो दूसरे सुराग मिले हैं तो कुछ और संकेत करते हैं। तो सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। हम जल्दी आप लोगों को जानकारी। सर, कितना हाई प्रोफाइल मामला है जिसके कारण पूरे प्रशासन को यहाँ पे आना पड़ा? प्रशासन कितनी अलर्ट मोड में आ गई? देखिए, मामला तो महत्वपूर्ण है, हाई प्रोफाइल भी है और इसीलिए इसको प्राथमिकता पे लगकर हम लोगों ने अनुसंधान शुरू कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इसको उद्भेदन करके अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह से टीम निर्धारित की गई है, किस तरह से जवाब दी गई है सबको? एसआईटी का टीम गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। इसमें 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को रखा गया है, 3 एसएचओ को रखा गया है। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी हैं। सब लोगों को अपने अपने पार्ट पे ड्यूटी पे लगाया गया है। अपने अपने बिंदुओं पे सब लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही मामले का उद्भेदन हो जाएगा। पूरी बात की विस्तृत जानकारी आप लोग कब देंगे और उद्भेदन कब तक कर पाएंगे? उम्मीद है कि आज शाम तक मामले को उद्भेदन कर आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरभंगा से शशांक कुमार सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। शशांक, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या, मतलब बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसी से समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस मामले में अभी तक का अपडेट क्या है वो दे दीजिए। देखिए, जिन लोगों ने हत्या की है वो अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीम उनको पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है। देहात एसपी के नेतृत्व में जांच चल रही है। और आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी आरएस भट्टी से बात की है पूरे मामले पर और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। सीएम नीतीश ने मुकेश सहनी से भी जो है बात की है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची हुई है। आपको बता दें, जिस तरह से हत्या हुई है, इससे लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास से विपक्ष घेर रहा है। और आपको बता दें, ये घटना जब हुई तो उस समय मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले थे और सो रहे थे और
पुलिस को प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर जो है ये हत्या की गई है। वैसे पुलिस और भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। मुकेश सहनी मुंबई से चल चुके हैं और दरभंगा जो है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सीधा बिरौल जाएंगे जहां पर ये घटना हुई है। उनका ये पैतृक आवास है। पिता अकेले रहते थे घर पे, मां का निधन हो चुका है मुकेश सहनी के 8 वर्ष पहले। मुकेश सहनी और उनके भाई बाहर रहते हैं और बहन भी जो है वो मुंबई में रहती है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, इससे ये जो सुशासन की सरकार है उस पर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, आए दिन बिहार में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पिछले ही साल पुलिस वालों की भी हत्या हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर कब दुरुस्त होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूर्व मंत्री के यहाँ पिता सुरक्षित नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। आम आदमी तो घर से निकलने में भी डर रहा है। ठीक है, आप शशांक इस पर नजर रखिएगा। मैं आपसे आगे भी कुछ और जरूरी सवाल हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न फिर से बिहार की उठ गया है। और देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद लगातार नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार को अब कह देना चाहिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। बिहार में हर दिन अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और अपराधी बेलगाम हो गए। बिहार से आज सुबह खबर आती है मुकेश सहनी जी जो हैं उनके पिता की उनके घर में ही किसी धारदार चीज से हत्या कर दी गई। सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर, किस तरह से ये सब चीजें हो रही हैं। एक बात मैं कहूँ, मुकेश भाई, सबसे पहले तो उनको कि ईश्वर संबल दे। हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, हमारे नेता भी आहत हैं जब से खबर ये सुनी है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला एक निर्मम हत्या, ये बिहार सरकार को एक प्रमाण पत्र है और ये पहला प्रमाण पत्र नहीं है। लगातार बीते महीनों में ये प्रमाण पत्र मिल रहा है। कभी बैंक लूट, कभी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कभी लोगों की मौत। कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां से ये खबर नहीं आ रही हो। तो मैं समझता हूं कि बिहार की सरकार में जो दोनों हैं, जेडीयू नीतीश जी की और बीजेपी, उनके हाथ में सरकार रही नहीं। और जिनके हाथ में है उनको सरोकार से मतलब नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ना सिर्फ त्वरित कार्रवाई हो, बल्कि बिहार की सरकार एक्नॉलेज करे हम असफल हुए हैं और उनको ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमसे नहीं हो पा रहा, आई क्विट। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर मनोज झा जी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आके कह देना चाहिए आई क्विट। इस तरह के शब्द हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली। तो नीतीश और बीजेपी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, लेकिन बीजेपी इस मामले में कह रही है कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिहार की सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, तो अब इस पर सियासत भी जोरों पर है। आरोप सरकार पर लग रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के नेता मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज हुसैन साहब। सर, एक निर्मम हत्या, मुकेश सहनी बिहार के बड़े नेता, उनके पिता की इस तरह से निर्मम हत्या, हम सबको इसका बहुत दुख है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी स्वर्गीय जीतन सहनी जी की सुपौल बाजार में जिस तरह हत्या हुई, ये बहुत दुख की बात है। हम सब इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हैं। जो अपराध और अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह पुलिस जांच कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते कभी भी अपराध और अपराधियों से समझौता उन्होंने नहीं किया। जो इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सर, सबके बीच में विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ होते थे तो आप लोग बीजेपी की तरफ से जंगल राज की बात कही जाती थी। अब जबकि बीजेपी के साथ में सरकार में फिर भी इस तरीके की घटनाएं, ये किस तरीके की कानून व्यवस्था? नहीं, देखिए, आरजेडी के नेता और विपक्षी नेता को कम से कम इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक द्वेष का सवाल आज नहीं है। सवाल ये है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है और इस पर भी राजद के नेता राजनीतिक रोटी सेकने में लग गए। अरे, हम सब उस दुख में शामिल हैं। जितना दुख उनको हुआ है, हमारे साथ वो मंत्री थे, हमारे भी अच्छे संबंध हैं उनसे, हमें भी दुख हो रहा है। ये नहीं कि वो गठबंधन में उनके हैं इसलिए उनको ज़्यादा दुख हो रहा है। तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी बंद करनी चाहिए। कुछ नेताओं की आदत होती है कि वो बहाना मिलना चाहिए उनको। अब कम से कम एक राजनेता हैं मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या हुई है,
इसकी हम सबको निंदा करनी चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। तो देखिए, आपने अब इस मामले में राजनीति तो हो रही है, भले ही से कहा जा रहा हो कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए, लेकिन शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, ये प्रश्न इसलिए भी वाजिब हो जाता है क्योंकि उस सुशासन पर फिर एक बार सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया है कि जब वीवीआईपी लोगों की हत्या हो सकती है, जब इस तरह जो पूर्व मंत्री रह चुके हों, सरकार में मंत्री रह चुके हों, अगर उन्हीं के परिवार सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी आमजन की बात बिहार में क्या की जाए? देखिए, वही मैंने आपसे बताया कि स्थिति ये हो गई है कि आम लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। पिछले साल 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। किसी को बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, तो किसी को बैंक लूटने आए अपराधियों ने गोली मार दी एक कांस्टेबल को। तो लगातार बिहार में पिछले 1 साल से कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ज़रूरत यह है कि बिहार सरकार एक ठोस कानून बनाए ताकि अपराधियों में डर हो। देखिए, आज जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो अभी भी फरार हैं, कहाँ चले गए, संख्या कितनी थी, पुलिस अभी ये भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन नीतीश ने डीजीपी से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। और जो डीआईजी हैं उन्होंने कहा है कि शाम तक जो है हम लोगों को सफलता मिलेगी, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे। तो शाम होने का इंतजार हम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस कारण हत्या हुई, क्या राजनीतिक विवाद है या क्या है? वैसे पुलिस को तो शक है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या हुई है, लेकिन क्या कोई और भी कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे एक और सहयोगी सुभाष भी इस खबर पर नजर बना के रखे हुए हैं और वो हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ गए हैं। सुभाष, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? इस मामले में एसआईटी का गठन भी हो गया है, कहां तक जांच पहुंची और क्या डिटेल्स? और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दिया गया है। कुछ देर सुबह से लेकर जैसे खबर सुबह 5 बजे बाद फ्लैश हुई कि मुकेश सहनी के पिताजी की विक्रम सहनी की हत्या हुई। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे एक मकान है जहाँ पे अभी एसएफएल की टीम आई है, वहाँ से मुजफ्फरपुर से, और तक जांच कर रही है। लोग सब बाहर बैठे हुए, 6 लोगों की ये टीम है जो ये जांच में लगी हुई है। लेकिन सुबह से घटनाक्रम बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे बिरौल के डीएसपी आए। डीएसपी ने जब मामले की गंभीरता देखी तो तुरंत ही दरभंगा के एसएसपी बाबू जगुनाथ रेड्डी साहब आ गए। जगुनाथ रेड्डी ने यहाँ कैंप किया और काम्या मिश्रा को यहाँ पे जो जांच कमेटी बनाएगी उसका हेड बनाया गया और एसआईटी की टीम गठित की गई। कई थाना प्रभारियों को लेकर उसमें गठित की गई। और उसके बाद जो है मामले की गंभीरता जब बिहार में आवाज इसकी गूंजने लगी तो डीआईजी बाबूराम खुद आए। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दरभंगा का डीएम राजीव रोशन भी यहाँ से आके गए हैं। सारे पदाधिकारियों का एक ही कहना है कि हम निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं, 5 से 6 घंटे में हम बता देंगे कि कौन अभियुक्त है। लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि हत्या क्यों की गई, हत्या का कारण क्या था। जाहिर है, और यही प्रश्न उठ रहा है कि अभी तक ये चीजें साफ क्यों नहीं हो पाई हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है और उनसे बात की है हमारे सहयोगी सुभाष शर्मा ने। मौजूद है ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा, जो एसआईटी की गठित हुई है, टीम का गठन किया गया है। क्या है, कैसे है, इस पूरी की जांच कैसे होगी, काम्या मिश्रा जी हमें बताएंगे। काम्या जी बताइए कि आपको जिम्मा सौंपा गया है कि जांच का, क्या कौन कौन टीम में कौन किस तरह से आप जांच कर रहे हैं? एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम सारे लोग आ चुके हैं। क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया है। जैसे भी एविडेंसेस वो लोग कलेक्ट करें और जो जो चीज़ हमारे पास सामने आ रही है उसके बेसिस में हम लोग जो है अपना अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास कोई पुख्ता प्रॉपर डिस्क्लोजेबल अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है वैसे ही हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। काम्या जी ये बताइए कि प्रथम दृष्टया आपने जो जांच की है, डॉग स्क्वाड आया है, तो क्या लग रहा है कि आखिर में निर्मम हत्या क्यों की गई? स्टैब करके जो है डेथ का जो है वो लग रहा है। रीजन वगैरह हम आपको जैसे हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस आ जाते हैं उसको संधारित करते हुए सारी चीजें आपके सामने हम प्रस्तुत। क्या पुलिस को कहीं कुछ मिला है, क्लू मिला है, कुछ कहीं बिंदु? कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, कई सारे क्लू मिल रहे हैं, लगातार उस पर काम किया जा रहा है। जैसे कोई पुख्ता चीज आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो एसआईटी चीफ की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि अभी तक इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है। इधर बिहार में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद राजनीति इस वक्त जोरों पर है। आरजेडी और कांग्रेस सरकार पर जंगल राज का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है
और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। दुखद है और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। और अब खबर लखनऊ से है, जहां रहीम नगर, अबरार नगर, पंत नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है, जिसके लिए थोड़ी देर में सूचना जारी की जा सकती है। कल ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर हमला किया था और आज ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी का। संजय। शिरीन, देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ की अकबर नगर कॉलोनी है, उसका ध्वस्तीकरण किया गया था और वो अवैध कॉलोनी थी। कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा करके इसे कॉलोनी को बनाया गया था। उसी तरह का मामला रहीम नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर और पंत नगर का था। उसे लेकर के आज शासन में बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद में जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं कि इन कॉलोनियों में जो सर्वे चल रहा था फिलहाल इसको रोका जाएगा, यानी जो निर्माण तोड़ने की बात थी उस पर नियंत्रण किया जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए हीरो वाजपेयी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कल संजय निषाद, जो आपके सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, वोट कैसे मिलेगा अगर बुलडोजर चलेगा तो? देखिए, बुलडोजर चलने का मामला वोट से कतई नहीं जुड़ा है। जहां अनियमितता थी वहां बुलडोजर चला और जहां अगर किसी अधिकारी के दंभ से या किसी गलती की वजह से चला है वहां उसको कठोर सजा योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिलेगी। किसी बेकसूर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। आज के निर्णय को माना जाए कि संजय निषाद ने कल चूंकि इस बारे में महत्वपूर्ण और गंभीर विषय उठाया था, तो आज का निर्णय कहीं ना कहीं उनके इस बयान से प्रभावित है। देखिए, मुझे लगता है किसी का भी बयान जो मानवता के हित में हो, जो किसी के लाभ के लिए हो और किसी की बरसों की माल कमाई को बचाने के लिए हो, चाहे वो बयान एक आम जनमानस का आदमी दे, मुझे लगता है इस बयान को योगी आदित्यनाथ की सरकार गंभीरता से लेती है। कोई ऐसा व्यक्ति सरकार की जद में ना आए जो सिर्फ सरकार के किसी फरमान की वजह से उसका नुकसान हो। कुकरेल नदी को जीवित करने की बात थी, मुझे लगता है कुकरेल नदी को जीवित करने के लिए जो स्थान चाहिए था और आगे जो निर्माण के लिए जगह चाहिए थी, सरकार अपने अधिकारियों के साथ उस पर निर्णय कर रही। और मुझे लगता है मानवता और लोगों के बरसों के पुराने माल असबाब को बचाने के लिए अगर कोई निर्णय सरकार लेती है तो ये जनता के हित में कदम है। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। शिरीन, हीरो वाजपेयी बता रहे थे साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एंगल है वो भी देखा जा रहा है और उसी आधार पर फिलहाल ये निर्णय लिए जाने की तैयारी है। ठीक है, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी अभी की एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली क्यों आए, इस बारे में फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि यूपी के हालातों को लेकर उनकी केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन ही बड़ा रहेगा। और अचानक ऐसे में उनका दिल्ली आना, जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस मुलाकात का मतलब क्या। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर चर्चा संभव है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। यूपी पर केंद्रीय नेतृत्व से
उनकी बातचीत हो सकती है यूपी के हालातों पर। बड़ा सवाल यह कि आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए। अचानक से उनका यूं दिल्ली पहुंचना, सुनिए जरा पहले आप बयान किस तरीके के आ रहे हैं। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से समझने वाले अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, पहले संगठन को बड़ा बताना सरकार से, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, और अब दिल्ली पहुंच जाना अचानक से, क्या मतलब निकाला जाए? क्या खबर मिल रही है आपको? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए अखिलेश, हमारी जानकारी ये है कि डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, वो शुरू से ही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि संगठन और कार्यकर्ता उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और वो लगातार इसी बात को अंडरलाइन करते आ रहे हैं। और पहले से, और ये भी बात कोई छुपी हुई बात नहीं है कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य का जो इस समय यूपी में जिस तरह से हालात हैं उसके साथ वो कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एकदम क्लियर है। ये भी एकदम क्लियर है कि असंतोष की जो बातें सामने आती रही हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य उसका चेहरा बनकर के भी सामने आते रहे हैं कि असंतोष अगर कहीं है तो उसका एक केंद्र डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास है। ये बात भी लगातार सामने आती रही है। तो इस बीच में उनका दिल्ली पहुंचना बहुत कुछ अपने आप में सांकेतिक हो जाता, और वो भी तब जब उन्होंने कार्यसमिति की बैठक में सबके सामने ये बात कही, और एक बार नहीं 2 बार जोर देके कही कि मैं क्लियर कर दूं, संगठन ऊपर था, सरकार नीचे है। संगठन ऊपर था, है और हमेशा रहेगा, सरकार नीचे। ये बात उन्होंने कही, कार्यकर्ताओं की दिल की बात उन्होंने वहां पर कही। तो जिस तरह से केशव मौर्य ने एक लाइन ली है, उस लाइन का बहुत ही क्लियर एक मैसेज है, एक पॉलिटिकल मैसेज है कि जिस तरह की इस समय शासन व्यवस्था यूपी में है, जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, समीक्षा रिपोर्ट में भी जो शिकायतें सामने आई हैं उसको लेकर के केशव मौर्य नाखुश हैं, और एक तरह की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अब दिल्ली में क्या बात होती है, क्या मैसेज वो कन्वे करते हैं, इसके पहले भी वो दिल्ली गए थे, तब उनकी वहां मुलाकातें हुई थी, इस पर निगाह बनी रहेगी और इसके मायने भी निकाले जाएंगे। बिल्कुल उनका दरअसल ये बयान सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को असहज करने वाला माना जा रहा था, क्योंकि सरकार के मुखिया तो वही हैं, और ऐसे में अगर खुले मन से वो कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन, तो जाहिर तौर पर बिटवीन द लाइन्स अगर इसे पढ़ेंगे तो इसके कई मायने मतलब हैं। अभिषेक, में दोबारा लौटूंगा आपके पास, आगे भी बातचीत करेंगे। सरकारी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का एक बड़ा बयान सामने आया है। टीचर स्कूलों में पढ़ाते नहीं, गायब रहते हैं। विरोध की और क्या वजह हो सकती है? किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को ऐसा समर्थन नहीं देना चाहिए। तो टीचर पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं, यह बयान दिया गया, नेताओं को समर्थन नहीं करना चाहिए। टीचर इसका अगर विरोध कर रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस की बात को लेकर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके की राजनीति नजर आने लगी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सचान। सरकार मंत्री राकेश सचान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सचान साहब, एक बड़ा मसला इस समय प्राइमरी टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का बना हुआ है। शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बरसात का मौसम है, हम पर ये कड़ाई की जा रही है, हम ऑलरेडी इतने काम में मसरूफ रहते हैं, तरह तरह के काम हमारे पास हैं शिक्षण कार्य के अलावा भी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बेसिक शिक्षा हमारे गांव में गरीब बच्चों तक की शिक्षा देने का काम बेसिक शिक्षा परिषद करता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से सरकार चल रही है, जिसका कार्यकाल लगभग 7.5 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, और इनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा पर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले प्राइमरी स्कूलों पे लोग भेजने के लिए तैयार नहीं होते थे बच्चों को। आज प्राइमरी स्कूलों की दशा बदली है, और एक तुलना अगर की जाए तो गांव में जो प्राइवेट स्कूल चलते हैं उससे तुलना प्राथमिक विद्यालयों की होने लगी है। अब अगर टीचर जा रहा है और टीचर को डिजिटल सिग्नेचर देने में क्या कठिनाई है,
ऐसी कौन सी नया कानून लगा जा रहा है, वैसे भी जाता है वो तो हस्ताक्षर करता है। इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है सचान साहब? पूरे यूपी से विरोध की खबरें आ रही हैं डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के। देखिए, एक हमारे आप में जो स्थितियां हैं, एक तरफ प्राइवेट मैनेजमेंट के कॉलेज चलते हैं, एक तरफ सरकार के जो एडेड कॉलेज चलते हैं, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। प्राइवेट मैनेजमेंट का जो कॉलेज चलता है उसमें लोगों को सैलरी भी कम मिलती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती है, पठन पाठन का काम अच्छा होता है। हमारे यहाँ उनसे 3 गुना सैलरी भी सरकार दे रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता यह है कि प्राथमिक विद्यालय और सरकारी स्कूलों पे बहुत कम लोगों को, गार्जियन को रहता है कि हम भेजें। चूँकि क्या वजह है? क्या टीचर पढ़ाते नहीं हैं, गायब रहते हैं? क्या वजह क्या लग रही है आपको? और क्या वजह हो सकती है? समय से न पहुंचना, गायब रहना, अगर ध्यान न देना। भी हम सब को, जितने भी अध्यापक हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहिए, उनको सबको ये सोचना चाहिए कि ये जो सैलरी दे रही है ये हमारे एक एक व्यक्ति के, लोगों का राजस्व का पैसा है। ये सरकार जो सैलरी आपको दे रही 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए, और अगर उसमें हमें 8 घंटे ड्यूटी करना है तो उस ड्यूटी पे तो चिंतित हूँ। काम चोरी कर रहे हैं क्या ये प्राइमरी टीचर? मैं ये नहीं कहता काम चोरी कर रहे, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई नया कानून है क्या? भाई कॉलेज जाने पे डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो डिजिटल सिग्नेचर में फिर क्यों ये सब यूनियन कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया नहीं है और हमारे ऊपर ये कड़ाई थोप? काहे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर भाई हर जगह डिजिटल सिग्नेचर का इंतजाम है सरकार का, हर जगह सड़क है, हर स्कूल में बिजली है। कौन है इसके पीछे? क्योंकि आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल मामला है क्या? अखिलेश यादव ने उनका समर्थन किया है, बहन मायावती ने उनका समर्थन किया है। मैं ये नहीं कहता किसी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स के नेता को कहीं ऐसा समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर गुणवत्ता में, शिक्षा में सुधार की तरफ कोई सरकार कदम बढ़ा रही है तो उस पर सबको योगदान देना चाहिए, सबको उसको समर्थन देना चाहिए। ये जो फैसला है कड़ाई वाला, जो चढ़ाई की बात कर रहे हैं, इसका कुछ पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा आप लोगों को? क्योंकि अब तो चुनाव है 2027। भारतीय जनता पार्टी जो फैसले लेती है 25 करोड़ जनता के हित के फैसले लेती है, उसमें नफा नुकसान की बात योगी जी नहीं सोचते हैं। योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले। बात करें कि राकेश सचान जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। ये कह रहे हैं कि जो फैसला है विद्यार्थियों के हित में है और शिक्षकों को इसे मानना चाहिए। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस के योगी सरकार के फैसले पर खुद बीजेपी के भीतर असंतोष सामने आ गया है। इस मामले में बरेली से बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार की एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी के मुताबिक बीजेपी सांसद गंगवार ने शिक्षा विभाग के महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर अपने आदेश पर पुनर्विचार करने को कहा है। सांसद गंगवार की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर जरूर ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये वायरल है। इससे पहले यूपी बीजेपी के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी सिलसिले में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में बीजेपी को यूपी में जीतना है तो शिक्षकों के अटेंडेंस वाले मुद्दे पर ध्यान देना होगा। हमारे साथ में एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं, और देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। उस चिट्ठी में जिक्र है जो डिजिटल हाजिरी, इस समय जो प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा, उसका जिक्र है। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि ये जो मुद्दा आपने, आपकी चिट्ठी मैंने पढ़ी, उसमें तो डिजिटल हाजिरी का जिक्र है। अन्याय कहीं भी हो तो उस अन्याय के खिलाफ लोकतंत्र में सत्य की आवाज़ उठाने का अधिकार सबको है। पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है। सरकार को कोई नीति बनानी हो तो ध्यान में रखना चाहिए कि सभी वर्गों के लिए नीति और नियम समान बने। जब प्रदेश के किसी विभाग में डिजिटल अटेंडेंस नहीं है तो फिर उस वर्ग का डिजिटल अटेंडेंस क्यों लिया जा रहा है जो वर्ग कोरोना काल में
चुनाव की ड्यूटी का दायित्व निर्वहन करते हुए 1621 शिक्षकों ने अपना बलिदान कर दिया। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है। सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास ही लिए चलता हूं। अभिषेक, सरकार का तर्क यही बार बार कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, तो क्या राजनीति इस पर भारी पड़ती नजर आ रही है? देखिए अखिलेश, दोनों ओर से तर्क वितर्क चल रहे हैं। सरकार का हम अगर बात करें बीजेपी के अंदर से ही दो ध्रुव भर करके सामने आ गए हैं। आपने बात सुनी इसके पहले जो मैंने इंटरव्यू का, देवेंद्र प्रताप सिंह, वो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो अन्याय है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको सुविधाएं नहीं है, दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं है, दुनिया भर के काम उनसे लेते हैं, कोरोना काल में मौतें हुई हैं, और वो करप्शन का जिक्र भी कर रहे हैं, स्मार्टफोन की खरीद में करप्शन हुआ है। दूसरी ओर राकेश अचान कह रहे हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं है, गायब रहते हैं, ये फैसला एकदम सही है। तो ये एक तरह से बीजेपी के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर के हमको दो तरह की धाराएं, दो तरह के जो आइडियाज हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच में देखिए ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी के हर जिले में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अभी बीजेपी को यूपी में मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद ये फैसला ले लिया है प्राइमरी टीचरों के साथ में सख्ती का। इसलिए इसका पॉलिटिकल भी इसका असर हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है, बीएसपी से बहन मायावती का, उनका भी इस मुद्दे पर ट्वीट आ गया। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी के अंदर ही जो दो तरह की राय सामने आ रही है। अखिलेश, शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्य बाढ़ की त्रासदी अभी झेल रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हालात ज्यादा खराब हैं। तस्वीरें इसकी गवाही देती हैं। देखिए, असम में 25 से ज्यादा जिले अब भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। असम में तो कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र समेत दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लाखों लोग राहत शिविरों में हैं। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यहां एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन अलर्ट है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, और बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए गंगा में छोटी नावों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही बड़ी नाव में तय संख्या में ही लोगों को बैठाने का आदेश दिया गया है। दरअसल गंगा का पानी अब घाटों तक, ऊपर तक पहुंच चुका है। क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी और आसपास के जनपद में जो प्रमुख नदियां हैं उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केवल प्रमुख नदियां ही नहीं बल्कि सहायक नदियों के भी जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये देखिए, ये वाराणसी के घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब लगभग जो घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि छोटी नावों को अब नहीं चलाया जा सकेगा। बड़ी नावों में भी सख्ती कर दी गई है। निर्धारित लोगों के साथ ही सफर करने का आदेश दिया गया है। साथ ही लाइफ जैकेट पहनना पूरी तरह से अनिवार्य है। और गंगा नदी की बात कर लें तो तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। उधर 80 की बात कर लें, तुलसी घाट की बात कर लें, भदैनी घाट की बात कर लें तो वहाँ का संपर्क जो है वो अब टूट सा गया है। इसके अलावा जो प्राचीन गंगा आरती जहाँ पर की जाती है वहाँ पर भी पानी अब पहुँच चुका है। आने वाले कुछ ही समय में ये भी दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि गंगा नदी को दूसरे स्थान पर सुनियोजित किया जा सके। इसके अलावा ये देखिए, ये मीर घाट है, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी जो नावें हैं वो लगी हैं क्योंकि उन पर अब पाबंदी लग चुकी है। ऐसे में ये जो तस्वीर है वो काशी वालों की धड़कनें इसलिए भी बढ़ाने जैसा है क्योंकि अगर ये लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को पलायन करना होगा, उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ की तस्वीर होती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। अब आपको हरियाणा के महेंद्रगढ़ लिए चलते हैं। यहाँ पर अमित शाह मौजूद हैं, ओबीसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है। खाद्यदान में दूसरा नंबर, दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान, मानांकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्चून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है।
कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। अब आपको बिहार लिए चलते हैं। मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी, इस मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किया गया, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का उद्भेदन करेंगे। इस घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431822992, इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है जो पहले भी हमने जारी किया था, वो है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना से संबंधित सूचनाएं शेयर कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभिक अनुसंधान की जो बातें आप सामने आई हैं उसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी। थैंक यू। अभी घटना की जांच की जा रही है, उसके बाद जब मैंने आपको बताया सारे कड़ी, सारे सूत्र और फॉरेंसिक टीम एक बार अपने घटनास्थल का पूरा जांच कर लेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी, तो कड़ी जोड़कर हम लोग आगे की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, इसलिए हम किसी भी हो सकती या नहीं हो सकती इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। सभी एंगल पर सभी बिंदुओं से जांच कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सूचना अनुसार वो घर में अकेले रहते थे। ये उनके पक्का घर है, 2 मंजिल का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर घटना हुई है। तो सभी तरीके से हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी टीम लगी हुई है। 2 संदिग्धों को अभी तक हमने डिटेन भी कर लिया है, जो सीसीटीवी फुटेज में घर के पास लगा हुआ था, उससे उनकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई। शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे, आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू। तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, यानी तहकीकात कर रही है, उसके बाद ही कुछ भी बता पाने की स्थिति में पुलिस होगी। एक ऐसी घटना यह है जिसने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है, बल्कि जो बार बार नीतीश कुमार सुशासन का हवाला देते हैं उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और आरजेडी के लोग तो अब जंगल राज तक बता रहे हैं इसे। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी, फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शशांक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये बिहार पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिर्फ ये बताने के लिए कि तफ्तीश जारी है, इसके अलावा कुछ और जानकारी उनके पास नहीं है।
देखिए, इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वैसे पुलिस को शक है, प्रथम दृष्टया पुलिस को यही लग रहा है कि चोरी का विरोध करने पर हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम जो है पटना से रवाना हुई है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। बिहार के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की है और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। तो निरंतर जो है बिहार सरकार बड़ा कदम उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हत्या कैसे हो गई और इतनी बेरहमी से हत्या क्यों हुई। लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल उठ रहा है। शशांक, ये मामला राजनीतिक भी हो चुका है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक मसला नहीं रह गया है। जिस तरीके से आरजेडी के लोग, मतलब आरजेडी के जिस शासन को जंगलराज कहा करते थे नीतीश कुमार के लोग, बीजेपी के लोग, उल्टा इनके लिए अब कहा जा रहा है कि ये जंगलराज है। जी बिल्कुल, आए दिन बिहार में बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। पिछले साल 3 पुलिस वालों की हत्या हुई। एनडीए का कहना है कि 90 से 2005 तक बिहार में जंगल राज था, लेकिन क्या ये महाजंगल राज है, सवाल ये उठ रहा है। और आरजेडी इसी मुद्दे पर बिहार सरकार की घेराबंदी कर रही है। और आपको बता दूं, गृह विभाग नीतीश के पास है, तो सीधा अटैक विपक्ष जो है सीएम नीतीश पे कर रहा है कि आपसे कितनी बैठकें की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उसका क्या निकला। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो ठीक है शशांक, खबर पर नजर बनाकर रखिए। जैसे ही कुछ और अपडेट होता है दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाएंगे। यकीनन बहुत चौंकाने वाली घटना है और नीतीश कुमार की जो बिहार की सरकार है वो सवालों के घेरे में।